तो सर्कुलर मोशन को हम कंटिन्यू करते हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर को डील करेंगे। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ चीज़ें जो है रट लेते हैं और कहाँ पे इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो आज हम सारे पर्सपेक्टिव देखेंगे कि कैसे ये हमारे पास में एग्जिस्टेंस में आता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ में हमें कैसे इसको जोड़ना चाहिए। क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन में आपने अभी तक जो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर में देखा है, मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि काइनेमेटिक्स के अंदर में आपने देखा कि जो भी मेरे पास में एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, पिछली जो क्लास थी उसमें आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसके पास में दो एक्सेलेरेशन होते हैं, एक मेरे पास में टेंजेंशियल होता है और एक उसके सेंटर की तरफ में होता है। जो ए टेंजेंशियल था उसकी वैल्यू आप लोगों ने प्रोवाइड करी थी कि ये होता है आर इंटू में एल्फा। आर जो उसका रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होता है उसके साथ में कैलकुलेशन करते हैं। और दूसरा जो एक्सेलेरेशन आता है यहाँ पर, जिसको आप सभी जानते हैं, कौन सा एक्सेलेरेशन होता है भाई, ये ए रेडियल, जो कि हमारे पास में आता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर। और इसी को आप अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की डायरेक्शन में होता है और ये नेगेटिव जो होता है उसका अपोजिट बताता है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे इस साइड में निकालते हैं, लेकिन जो हमारी वैल्यू निकल के आती है उसके साथ में एक माइनस साइन आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो एक्सेलेरेशन है ये इसके सेंटर की तरफ में लग रहा है, यानी कि अंदर की तरफ में लग रहा है। तो हम जर्नली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं वी स्क्वेयर बाई आर से। जो आप लोग आगे अपनी डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर में देखेंगे कि वहां से जो फोर्स होगा, तो आप सभी जानते हैं एम वी स्क्वेयर बाई आर, सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, रट रखा है। कहाँ से आता है एग्जिस्टेंस में, वो यहाँ से उसका एक्सेलेरेशन निकल के आता है, एम इंटू में ए होता है। और ए जो होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे पास में ए कौन सा होता है, उसका रेडियल हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारी चीजों के ऊपर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये दो तरह के एक्सेलेरेशन आपको समझ में आए थे कि एक मेरे पास में टेंजेंशियल होता है और दूसरा हम रेडियल एक्सेलेरेशन को जानते हैं। ठीक भाई, अब आगे कंटिन्यू करूं मैं, तो यहां पर आप लोगों ने सर्कुलर मोशन को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला जो एक्सेलेरेशन आता है जिसको आप सभी जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से, जैसे हमने नॉर्मल अपना काइनेमेटिक्स पढ़ा था उसमें मोशन को हमने दो तरीके से डिफाइन किया था, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से। और यहां पर दूसरा जो आता है दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, अब इसके अंदर में हो क्या रहा है बेसिकली, देखो जब भी हम यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। भाई एक सर्कुलर मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्ट के कंटिन्यूअसली उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी जो होती है उसके पास में दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसके पास में डायरेक्शन होती है। अब मैग्नीट्यूड जो होता है वो बेसिकली उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और जो डायरेक्शन होती है वो किस सर्किल के अंदर में किस पाथ के थ्रू फॉलो मूव कर रहा है, वो उसके डायरेक्शन से हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी होती है ये चेंजिंग है। भाई बेसिकली मैं इसकी वेलोसिटी को, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैंने कहा कि 4 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है, मैंने मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रख दिया उसका। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखने का मतलब है कि मैं उसको क्या कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली उसकी सर्कुलर मोशन करवा रहा हूँ, उसकी स्पीड को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो चेंज क्या हो रहा होगा, उसकी खाली डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो इसका v होता है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में, यानी कि थ्रू आउट द रिवॉल्यूशन उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट। यहां से आपके पास में कांस्टेंट आ गया। ठीक है भाई, और दूसरा अगर मैं कहूं कि जो मेरे पास में वेलोसिटी है इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ए टेंजेंशियल दैट इज इक्वल टू जीरो। भाई जो स्पीड है वो किस रेट से चेंज हो रही है, थ्रू आउट द यूनिफॉर्म मोशन मेरे पास में 4 मीटर पर सेकंड बनी हुई है, और ये मैंने मोड लगाया वी के ऊपर में, यानी उसकी स्पीड के ऊपर में बात कर रहा हूं। तो स्पीड तो उसकी चेंज नहीं हो रही है, हालांकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी को चेंज करवाने वाला कौन है, उसका डायरेक्शन वाला पैरामीटर है। यहां पर मेरे पास जो मैंने मोड लगाया वो उसकी स्पीड को लेके बात किया है, तो स्पीड आपको दिख रहा है कि थ्रू आउट, चाहे यहाँ पे चले जाओ इस पोजीशन पर भी 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर आओगे तो भी 4 मीटर पर सेकंड है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, दो कहानियां यहां से हमें समझ में आती है। अगर इस केस के अंदर में देखोगे तो जो अल्फा होता है वो हमारे पास में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ, हमें एक रिलेशन पता है कि ए टी दैट इज इक्वल टू आर इंटू में अल्फा होता है, जो रिलेशन हमने इसका डेवलप किया था। तो अल्फा जो उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है दैट इज इक्वल टू ए टी डिवाइड बाई आर, और ए टी की वैल्यू क्या है, आपके पास में जीरो आई, तो अल्फा इज आल्सो जीरो। यानी कि जब भी हमारे पास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो अल्फा जो रहेगा वो हमारे पास में कांस्टेंट बना रहता है, यानी उसकी एक्सेलेरेशन ही नहीं है उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो उसको टेंजेंशियली मूव करवा रहा है। एक्सेलेरेशन नहीं है तो थ्रू आउट द मोशन वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड के साथ में मूव कर रहा होगा, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं इस मोशन के लेकर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म के अंदर में। और साथ ही साथ अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड की भी बात करूं तो यानी कि उसकी स्पीड भी वेरी कर रही होगी, पहले 4 मीटर थी मान लेते हैं, अगली बार उसकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर अगर मान लेते हैं
उसकी 7 मीटर पर सेकंड हो गई है, तो उस कंटिन्यूसली उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो आप ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर में कि चेंज क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। और स्पीड का मतलब है कि हम उसके मॉडुलस की बात कर रहे हैं और मॉडुलस हमारे पास में चेंजिंग है, तो दिस इज नोन एज स्पीड। स्पीड भी चेंज है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। ठीक है भाई, अब मैं बात करूं इसके एक्सेलेरेशन की, तो एक्सेलेरेशन आएगा या नहीं आएगा। जो हमने वेलोसिटी दिखाई है यहाँ पर, मैंने वेलोसिटी का मोड लिया है इसके अंदर में, यानी कि मैं उसकी स्पीड की बात कर रहा हूँ, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 4 थी, फिर 5 थी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, ऐसे कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो यहाँ पर उसके पास में एक एक्सेलेरेशन आ जाएगा, और क्योंकि वो उसके पेरिफेरी पर घूम रहा है, यानी उसके टेंजेंशियली घूम रहा है, तो यहाँ पर उसके अंदर में एक्सेलेरेशन आएगा। 80 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज गिवन अल्फा इनटू में आर। ठीक है भाई, अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर में अल्फा जो है वो मेरे पास में, यानी कि जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो 0 के बराबर है? जी नहीं, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलेरेशन 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकली टाइप में पूछा जाता है क्वेश्चन, कि कोई भी यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में कौन सा एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो यहां पर हमें पता लगता है कि टेंजेंशियल भी 0 है और दूसरा एंगुलर एक्सेलेरेशन भी 0 है। या फिर कुछ इस तरह से पूछ लेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में कौन सी क्वांटिटी 0 होती है, दे देगा स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, या कौन से हमारे पास में 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो मेरा वेरी नहीं कर रहा होगा। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है तो उसके अंदर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर में वो 0 नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन होगी, क्योंकि हमारे पास में वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अच्छा, अब लास्ट में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था और उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको सोल्व करना आप लोग। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक रोड दिया था आपको, शायद ऐसा ही कुछ था कि एक रोड था और उसको मैंने मूव करवा रहा था, एक एंगुलर मोशन मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया था, और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन मैंने दिया था 2t रेडियन पर सेकेंड, ये प्रोवाइड किया था। और ये जो लेंथ थी, यहाँ पर मैं एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स करता हूँ, ए पॉइंट, और ये मैंने डिस्टेंस आपको दी थी 2 मीटर, यानी कि जो पॉइंट ऑफ रिवॉल्यूशन है उसके वहां से इस ए पॉइंट की मैंने दूरी जो है 2 मीटर दी थी। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताओ मेरे पास में फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ए, जो ए पॉइंट है इसका एक्सेलेरेशन आपको फाइंड करना था कितनी देर के बाद में, आफ्टर 2 सेकेंड। और इनिशियली मैंने प्रोवाइड किया था कि इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है वो मेरे पास में 0 है। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके दिमाग के अंदर में एक मैपिंग तैयार हो जानी चाहिए कि अच्छा एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलेरेशन कंटेन्स 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे मेरे पास में, एक रेडियल होगा और दूसरा, अगर ये बॉडी अगर मूव कर रहा होगा, ए पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से अपना सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ऐसे उसका सर्कुलर मोशन रहेगा, और हर पॉइंट पर उसके पास 2 एक्सेलेरेशन होंगे। अब ये जो एक्सेलेरेशन इसने पूछा है, ये खाली एक्सेलेरेशन दे रहा है, इसका मतलब है कि वो ए नेट की बात कर रहा है। और ए नेट कंजिस्ट 2 पार्ट्स, एक मेरे पास में ए रेडियल होता है और दूसरा आपके पास में ए टेंजेंशियल होता है। ये समझ में आती है चीज। तो ए टेंजेंशियल मेरे पास में ये हो गया और ए रेडियल इसके इस साइड में हो गया। ठीक, तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू आप सभी को पता है कि अल्फा इंटू में आर होती है, और ए रेडियल की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो माइनस को आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से आप लोग देखिए कि आर जो है वो मेरे पास में गिवन है, आर दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है भाई, 2 मीटर गिवन है। तो आर आपके पास में आ गया 2 मीटर, ये गिवन वैल्यूज थी। अच्छा जी, अब मुझे ये अल्फा फाइंड करना है। अगर मैं अल्फा फाइंड कर लूं या फिर यहां से मैं ओमेगा इसका फाइंड कर लूं, तो मैं इसका ए टेंजेंशियल भी निकाल लूंगा और ए रेडियल भी मेरे पास में निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से आप देखो कि जो 80 मेरे पास आएगा, ए टेंजेंशियल की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू इसने गिवन थी 2t, टाइम का फंक्शन गिवन है, तो 2t इंटू में आर दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि टेंजेंशियल जो वैल्यू आई है ये हमारे पास में आ गई है कितनी, 2 इंटू 4t। और क्योंकि टाइम का फंक्शन है और मैंने पूछा है कि 2 सेकंड के बाद में, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर पुट कर सकते थे t इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपको यहां से ये तो पता लग गया कि जो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, यानी कि ये जो कंपोनेंट जा रहा है इसकी वैल्यू तो आ गई है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो एक्सेलेरेशन पूछ रहा है इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, एक रेडियल होगा और दूसरा हमारे पास में उसका टेंजेंशियल पार्ट होगा। हम अभी कंफर्म हुए ए टेंजेंशियल के, क्योंकि हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता था, अल्फा हमने फाइंड किया, गिवन था हमारे क्वेश्चन के अंदर में। आर हमें पता है कि जहां से पॉइंट ऑफ रिवॉल्यूशन है वहां से उस पॉइंट की कितनी दूरी है, यानी कि जिसके अराउंड वो घूम रहा है, जिस सर्किल एक फिक्स पॉइंट के अलोंग घूम रहा है, तो वो कितनी दूरी इसके पास में बनी हुई है। तो यहाँ से मेरे पास में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका ए टेंजेंशियल आ गया है। अब बात करें ए रेडियल को लेके, तो ए रेडियल के अंदर में आपको एक चीज दिख रही है कि ये मेरे पास में ओमेगा आ रहा है।
ओमेगा आ रहा है तो हमें एक इक्वेशन पता है कि ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा इंटू में टी। बहुत से लोगों ने इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने ठीक से समझा होगा, जब मैंने इक्वेशंस पढ़ाई थी हमारे पास में सर्कुलर मोशन की, तो मैंने बताया था कि ये इक्वेशन और केवल तब वैलिड है जब आपके पास में अल्फा क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो हमारे पास में कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो अल्फा की वैल्यू मेरे पास में है वो 2t है, यानी कि फंक्शन ऑफ t है। तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूं। अगर यूज नहीं कर सकते तो क्या और कोई अल्टरनेट है मेरे पास में? बिल्कुल है। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के ऊपर में। ये फॉर्मूला जहां से हमने ड्राइव किया था उसी डेरिवेशन के ऊपर में तुरंत हमें स्विच ऑन कर जाना चाहिए। अब आपको पता है कि जो हमारे पास में ओमेगा आते हैं, यानी कि जो रिलेशन हमारे पास में डेवलप होता है, तो डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी आपने पढ़ा था, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये अल्फा प्रोवाइड करता है। मुझे निकालना क्या है? ये फाइनल निकालना, इनिशियल मुझे गिवन होगा वैल्यू। तो मैं यहां से इसको ये कर सकता हूँ, डी ओमेगा यानी कि जो एंगुलर एक्सेलेरेशन, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो अल्फा इंटू में डी टी। अब मुझे क्या करना है? उसकी वेलोसिटी पूरा इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से मैं करूंगा उसको ओमेगा इनिशियल से लेके ओमेगा फाइनल, तो क्योंकि मुझे तो 2 सेकंड पर क्या उसकी वेलोसिटी रही है वो फाइंड आउट करनी है। इसको भी मैं इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से? क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है मेरे पास में, अल्फा इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम जिसकी वैल्यू 2t है। तो यहाँ पर ये मेरे पास में 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने यही कहा ना कि 2 सेकंड के बाद में कितना उसका एक्सेलेरेशन होगा। तो दोनों कंपोनेंट्स मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आएगी ओमेगा, क्योंकि इनिशियल यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 0 इक्वेशन के अंदर में गिवन है। और ये 2t को आप करेंगे तो आएगा 2t स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 2 तक इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास में 4। यानी कि हमें पता लग गया कि ओमेगा फाइनल जो है वो मेरे पास में 4 है, या फिर जो ओमेगा की बात कर रहा है यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर में, वो मुझे पता लग गया, 4 वैल्यू आ गई है। ठीक भाई। तो यहाँ से आप डायरेक्टली पुट करेंगे कि जो हमारे पास में ए रेडियल होगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में, ओमेगा की वैल्यू 4 आई है, तो 4 का स्क्वायर इंटू में 2। तो यहाँ से आया आपके पास में 16 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक भाई। अब ये रेडियल आ गया, और दूसरा आपके पास में टेंजेंशियल ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या आप ए नेट नहीं निकाल सकते? ए नेट निकालने का सीधा फॉर्मूला है ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस में ए रेडियल का स्क्वायर और इसका पूरा रूट। तो यहां से आप रखेंगे वैल्यू 32 का स्क्वायर, रेडियल क्या है टेंजेंशियल, अच्छा उल्टा लिख दिया कोई नहीं, 8 का स्क्वायर मेरे पास में आ गया, और इसका रूट ले लेंगे तो जो भी आंसर आएगा, आई थिंक ये आपके पास में 8 रूट 17 मैंने आपको प्रोवाइड किया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, सिर्फ एक सोच आप लोगों के अंदर में डेवलप करनी थी कि जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन है, एंगुलर एक्सेलेरेशन है, अब बहुत से लोगों ने इस ओमेगा को फाइंड करने के लिए डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज कर दिया होगा। लेकिन ये इक्वेशन हमारे पास में केवल और केवल तब वैलिड है जब अल्फा जो है, यानी कि जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है, किस रेट से उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो फंक्शन ना हो किसी भी वेरिएबल कॉन्सेंट, वेरिएबल टर्म का, यानी कि टी का फंक्शन नहीं होगा, तो हम इसको फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने 2t दिया है, यानी कि वो फंक्शन ऑफ टाइम ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो हम डायरेक्टली इसके अंदर में यूज नहीं कर सकते। चलो भाई, अब बात करता हूं एक और क्वेश्चन को लेके। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये थोड़ा सा और आपके सोचने का दायरा खोलेगा। मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि v जो है, क्वेश्चन v जो है वेलोसिटी, दैट इज द फंक्शन ऑफ k रूट s। ये आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने, यानी कि एक रिलेशन मैंने प्रोवाइड करी है। एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको पूछने का एक और तरीका होगा जो मैं बाद में आप लोग को भी डिस्कस करूंगा। मैंने वेलोसिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करी है k अंडर रूट s। ठीक है भाई। एस जो है वो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है, एस इज द डिस्टेंस, और के जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट है। अब आपको बताना है कि फाइंड द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जो स्पीड है, यानी कि वी जो है, उसको आपको एज ए स्पीड ऑफ टाइम, सॉरी फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। फंक्शन ऑफ टाइम इसके अंदर में रिप्रेजेंट करना है। बाकी किस टाइम पे पूछ रहा है, किस पोजीशन पे पूछ रहा है, वो सारे अगर निकालना चाहें तो वो इसके अंदर में और भी ऐड ऑन कर सकता हूं मैं। लेकिन अभी आप बेसिक समझो कि मेरे पास में जो वेलोसिटी गिवन है वो फंक्शन है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, जो भी गिवन है इसके अंदर में, और ये मेरे पास में की है। और यहां पर पूछ रहा है कि v को एक फंक्शन बनाओ जो कि टाइम का बन जाए। कैसे इसको सोल्व कर सकते? तो आपको एक जानकारी होगी कि मेरे पास में जो एक्सेलेरेशन होता है, जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की बात करूं, वेलोस, पहले तो ये बताओ कि स्पीड जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर में आएगी कब? अगर एक सर्कुलर मोशन कर रही है कोई ऑब्जेक्ट,
ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। एक सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके पास में दो एक्सेलेरेशन होते हैं, एक उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और दूसरा उसका रेडियल एक्सेलेरेशन। और स्पीड के बारे में बात करी, यानी कि स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो स्पीड उस ऑब्जेक्ट के अंदर में किस एक्सेलेरेशन के कारण में आती है, यानी एक्सेलेरेशन या तो कांस्टेंट होगा या फिर कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी। तो यहां पर जो ए टेंजेंशियल होगा वो रेस्पॉन्सिबल होता है उसके स्पीड को चेंज करवाने के लिए, और ए टेंजेंशियल की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी। मैं बोल सकता हूं ये आपको क्या गिवन थी, ये स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन थी। वेलोसिटी होता तो मैं इसके ऊपर में वेक्टर यूज कर देता तो वेलोसिटी बन जाती, खाली यहां पर स्पीड गिवन है जो कि फंक्शन है डिस्टेंस का, उसको मुझे कन्वर्ट करना है फंक्शन ऑफ टाइम के अंदर में। तो यहां से आपको समझ में आता है कि अच्छा एक ऑब्जेक्ट के अंदर में सर्कुलर मोशन में स्पीड कब आ सकती है, या फिर कहूं कि कौन सा फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है उसके अंदर में। क्योंकि यहां पर मेरे पास में टाइम के अंदर में रिलेशन पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे स्पीड को लेकर एक टाइम की रिलेशन पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमें समझ में आता है कि यहां पर स्पीड होगी, यहां पर टाइम हो गया, और ये रिलेशन मुझे इसके टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के साथ में मिलती है। ठीक है। अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा और चेंज करना चाहूं जो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर में किया था, उसी चीज को यहां पर कंटिन्यू करना चाहें, तो मैं इस dv बाई dt को ये कर सकता हूं, dv ऊपर भी मैं ds से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आपको समझ में आता कि ये एक रिलेशन मेरे पास में और एक रिलेशन यहां पर मेरे पास में। तो इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमने वहां पर भी सीखा था, v इंटू में dv डिवाइड बाई ds, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। एक्सेलेरेशन का एक फॉर्मूला मैंने वहां पर भी आप लोगों को सिखाया था कि जो एक्सेलेरेशन होता है उसको पोजीशन की टर्म के अंदर में आप ये लिख सकते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये होता है और पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास में ये होता है। ठीक है। अब ये कहां से लेके आए हम, dv बाई डी एस, वी मुझे पता है, मैं निकालना चाहता हूं dv बाई डी एस, तो ये कैसे निकलेगा, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, v मेरे पास में गिवन है, इसको मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, dv डिवाइड बाई डी एस। तो आप इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में आएगा k डिवाइडेड बाई 2√s। अब इस इक्वेशन को आप कहां पर पुट कर दें, अपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो यहां से पुट करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, ए टेंजेंशियल दैट इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये dv बाई dt के बराबर में है, dv बाई dt दैट इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, k रूट s आ गई है, और dv बाई ds की वैल्यू कितनी आई है, k डिवाइड बाई 2√s आ गई है। रूट एस से रूट एस कैंसिल हो गया और आपके पास में बचा k स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आया आपके पास में dv बाई dt, ये वैल्यू आपके पास में आ गई है। बस सिर्फ मैंने क्या किया है भाई, ये इसको कन्वर्ट किया है पोजीशन के रिस्पेक्ट में। मुझे ये पता था कि ये पोजीशन का है, तो एक रिलेशन मुझे टाइम में कन्वर्ट करने के लिए ये जरूर पता है कि 80 दैट इज इक्वल टू dv बाई dt है। अगर मैं ये रिलेशन को सेटअप कर दूं, इन दोनों साइड में मैं ds से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर v इंटू में dv बाई ds बन जाता है। ये मैं निकाल सकता हूँ इसको डिफरेंशिएट करके, और ये मेरे पास में गिवन है, और बाद में तो मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करेंगे तो 80 की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई 2। इसके अंदर में पुट करेंगे dv बाई dt के अंदर में, तो दोनों साइड में आप इसको इंटीग्रेट करें, तो यहाँ से आपके पास में आएगा dv इंटीग्रेट दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में dt, ये आपके पास में इंटीग्रेशन आया, और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी भाई, तो यहाँ से करेंगे तो आपको मिलेगा ये k स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में t। ठीक। तो वेलोसिटी जो आपने फाइंड करना था, वेलोसिटी को आपने कन्वर्ट कर दिया है, क्या रिजल्ट आया आपका, k स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में t। तो ये रिलेशन आपने वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसके टाइम के अंदर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछ सकता था, देखो मैं पूछ लेता कि वेलोसिटी बताओ एट टाइम 2 सेकंड, तो क्या आप इसको सोल्व नहीं कर सकते थे। अब बहुत से लोग तो इसके अंदर में यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये तो मेरे पास में एस के अंदर में है, टाइम की तो कहीं वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं कैसे इसको सोल्व करूं। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए था, तब आप इसकी टाइम को वेलोसिटी जो है वो 2 सेकंड पर कैलकुलेट कर सकते थे। कोई भी इसके अंदर में रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एक छोटी सी चीज इसके अंदर में आपको समझ में आनी चाहिए कि जो एक्सेलेरेशन यहां पर आया है, अगर थोड़ा सा आपने एनालिसिस किया हो कि ए टेंजेंशियल मेरे पास में वैल्यू आई है, और ए टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी आई है भाई हमारे पास में, ये रहा के स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, के स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 आया। क्या ये अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो यहां पर हमारे पास में जो अल्फा आएगा वो भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। भाई जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो हमारे पास में कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट आने का मतलब है कि हमने एक अल्फा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट के ऊपर में इस पूरी कैलकुलेशंस को कैरी आउट किया है। कैसे,
आपने देखा कि अल्फा जो होता है वो होता है 80 डिवाइड बाई आर। तो ये मेरे पास में वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, आर भी मेरे पास में कांस्टेंट हो गया है, तो उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो आप ये अल्फा मेरे पास में कांस्टेंट आ गया है, यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन मेरे पास में कांस्टेंट आ गया है। तो आप इक्वेशन कौन सी यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास में ओमेगा फाइनल इंटू में ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी होता है, उस इक्वेशन को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी इसके अंदर में अदर पूछा गया हो कि एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, सॉरी एंगुलर स्पीड क्या होगी, फाइनल स्पीड क्या होगी, ठीक, इनिशियल क्या रहेगा मेरे पास में, तो आप डायरेक्टली इन कैलकुलेशंस को कैरी आउट कर सकते हैं। यानी कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है बड़े ही दिमाग लगा के इसके अंदर में पूछा गया कि भाई मैं इसके अंदर में कुछ भी फाइंड करवाना चाहूँ, मैं कह देता कि बताओ कि 2 सेकंड के बाद में उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको पहले ये निकालना आना चाहिए था कि 80 क्या होगा। 80 के बाद में वो रेडियस मेरे पास में गिवन होता है, तो यहाँ से आप वैल्यू को पुट करते, आपके पास अल्फा आ जाता, और अल्फा आने के बाद में यहाँ पर टाइम जो था वो मुझे पता था, अल्फा मुझे कैलकुलेट हो गया, इनिशियल मैंने 0 प्रोवाइड किया, क्या आप फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते, आराम से निकल जाती है। यानी कि एक ही इक्वेशन है, उस इक्वेशन को कितनी बार मैं घुमा के कैसे भी आप लोगों से पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो आपका एक्सेलेरेशंस को लेके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, सारे अभी कवर हो चुके हैं। हम जब रिवीजन टाइम पे आएंगे तो वहां पर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर में कैरी आउट करेंगे। अभी आप अपना एक जो कहें कि सोचने का दायरा है उसको खोलो कि कैसे हम एक सर्कुलर मोशन को विजुअलाइज करना है, कैसे उसके बारे में सोचना है कि भाई मेरे पास में 3 पैरामीटर जो होते हैं वो एंगुलर के अंदर में, सर्कुलर मोशन के अंदर में है, और 3 ही मेरे पास में लीनियर मोशन के अंदर में होते हैं। सर्कुलर मोशन में कौन से, सबसे पहले थीटा आता है। थीटा दिमाग में आते हैं आपको, एक सर्किल के अंदर में एक सेंटर पता लग जाना चाहिए, जरूरी नहीं सर्किल के अंदर में, एक स्पेशल केस हम यूज करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर में भी हमारा सर्कुलर मोशन होता है, वो मैं पहले ही लेक्चर के अंदर में आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि हमें सर्कुलर मोशन एक सर्किल के अंदर में पढ़ना है अभी, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को वहीं तक अपना समेट के रखना चाहूंगा, वहीं तक अपने को कंसाइज रखना चाहूंगा। तो जब भी थीटा की बात होती है तो थीटा आते ही दिमाग में आप लोगों का वो सर्किल आ जाना चाहिए, और सर्किल के बाद में वो उसका सेंटर आ जाना चाहिए, और सेंटर से बढ़ता हुआ उसका वो वेक्टर आ जाना चाहिए कि कैसे उसका थीटा चेंज हो रहा है। और जब ये चेंज हो रहा है तो आपको ये भी पता लगना चाहिए कि वो जो एरो एड है हमारे पास में, जो एरो चल रहा है वो किस रेट के साथ में हमारा मूव कर रहा है, किस रेट के साथ में हमारा चेंज होता जा रहा है, ऐसे चेंज होता जा रहा है, वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो वहां से ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, वो थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, और ये ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कितनी तेजी के साथ में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपके दिमाग के अंदर में अल्फा आ जाना चाहिए। लेकिन सारी चीजें कहां तक आनी चाहिए, वो पॉइंट जो बना हुआ है, और ये जो एरो बनाते हैं हम उसके अंदर में, सर्कल के अंदर में ऐसे बनाते हैं ना, ये मेरे पास में सर्किल हुआ, ये एरो हुआ जो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपको जब भी एंगुलर सर्कुलर को लेकर आता है तो आपका दिमाग इस एरो की तरफ में चलना चाहिए कि ये कैसे चेंज हो रहा है मेरे पास में, ये कैसे चेंज हो रहा है। वो कभी कभार आपको आरपीएम के थ्रू इसको प्रोवाइड कर देगा, कभी ओमेगा की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ठीक। ये तो थे आपको उन 3 पैरामीटर्स का समझ में आना चाहिए, 2 पैरामीटर जो आपको थीटा और ओमेगा को लेकर है। और जब अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा के दिमाग में सर्कुलर मोशन में आपको 2 चीज आ जानी चाहिए। अच्छा, एक तो मेरे पास में रिस्पॉन्सिबल होगा उसके यहाँ पर जो टेंजेंशियल चलाने के लिए, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल होगा उसको सेंटर की तरफ में मूव करवाने के लिए, यानी कि उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के नाम से हम जानते हैं। तो इस अल्फा के आते ही आपके अंदर दिमाग के अंदर में वो आ जानी चाहिए, हालांकि वो ओमेगा से चेंज हो रहा है लेकिन वो टेंजेंशियल के थ्रू निकल के आता है। ये जो अल्फा है ये मेरे पास में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन से एग्जिस्टेंस में आता है, क्योंकि हम इसको लिखते हैं 80 डिवाइड बाई आर, ऐसे हम रिलेशन लिखते हैं। तो ये डिपेंडेंट है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के ऊपर में। कभी भी ए नेट का यूज करते हुए इस अल्फा को मत कैलकुलेट कर देना, वरना गलत हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद में आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि जो थीटा है मेरे पास में वो आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ये रिलेशन होती है। ओमेगा जो है वो मेरे पास में वी डिवाइड बाई आर, ये रिलेशन पता होना चाहिए। और ये वी कौन सा लेते हैं हम, उसका परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हमारे पास में आता है उसके साथ में कैलकुलेट करते हैं। और अल्फा का आते हैं आपके पास में ए टेंजेंशियल आना चाहिए, ये दिमाग के अंदर में आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आप ए नेट अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो जब आप गलत कर दोगे अपने क्वेश्चन को, 80 डिवाइड बाई आर, ये रिलेशन आप लोग को समझ में आना चाहिए। अच्छा, कुछ कॉमन लगा आप लोग को इसके अंदर में, यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि हमने हर वैल्यू को आर से डिवाइड किया, यानी कि सीधी सी बात है कि आप सर्कुलर मोशन से लीनियर मोशन के अंदर में जाना चाह रहे हैं, तो जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आप क्या कर दो, आर से डिवाइड कर दो, उसके रेडियस से डिवाइड कर दोगे, तो आपका सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स आपके सामने आ जाएंगे। चलो, ये तो कहानी थी आपके एक्सेलेरेशंस को लेके, उन पैरामीटर्स को लेके। अब एक टॉपिक है
जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत से लोग इस टॉपिक से फेमिलियर नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसको आप सभी जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये होता क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक पाथ है, वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये मैंने एक पाथ बना लिया, कुछ भी बना लो आप लोग की मर्जी है। मैं इसके ऊपर मैं पूछ रहा हूं कि ये ए पॉइंट है और दूसरा मेरे पास में बी पॉइंट है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें एक चीज डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना घुमा हुआ है। ये हिंदी में लिख रहा हूं, इसका कुछ मीनिंग होगा, तभी मैं यहां पर आप लोगों को इसके ऊपर में फोकस करवाना चाह रहा हूं कि बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ये बताता है कि किसी भी पाथ के अंदर में कितना घुमा हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में आ रहा है, जो वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना घुमा हुआ है, ये वैल्यू किसके ऊपर में डिपेंड करती हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोग को बताता हूं कि आपका जब भी कोई पाथ होगा तो वहां पर आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट है उसके ऊपर में निकालना है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा हिस्सा ले लो, इसका बिल्कुल छोटा सा, उसके दोनों साइड का हिस्सा ले लो और वहां से एक सर्किल गुजारने की कोशिश करो। ये मेरे पास में सर्किल बन गया, उसको एक आर्क की तरह मान लो, यानी कि एक सर्किल है और उस सर्किल का ये छोटा सा हिस्सा हमने उसका कट कर लिया, ये एज ए आर्क काम करेगा उसके अंदर में। तो ये जो आर्क हमने डिफाइन करी है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये इसका सेंटर है तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कितना कर्व है उसके अंदर में, जो पॉइंट हमने डिफाइन किया है उस पॉइंट के ऊपर में कितना घुमा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे वाले केस की, तो मैं एक छोटा सा हिस्सा यहाँ का ले लूं, छोटा सा हिस्सा यहाँ का ले लूं, और इस पूरे हिस्से को मैं एक कर्व मान के बात करूं तो और एक सर्कल बनाऊं, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत छोटा बना है ये सर्किल जो है वो बहुत छोटा बना है, यानी कि आरसी जो उसका है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो बहुत छोटा बना है। तो आपने देखा कि आरसी मेरा जितना छोटा रहेगा, आरसी जितना छोटा रहेगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा रहेगा, वहां पर घुमाव उतना ही ज्यादा रहेगा। ये जब आगे बात करेंगे ना, जो बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह है या सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह है, तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और जितना आरसी हमारे पास में बड़ा होगा, उतना घुमाव हमारे पास में क्या होगा, कम होगा। अब इस केस के अंदर में देखो आप, यहां पर हमने देखा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा है और यहां पर मेरे पास में कम है। तो मेरे को तुरंत ये पता लग जाए कि अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर में रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर घुमाव जो है कम है, यानी कि एकदम तुरंत शार्प कट नहीं ले रहा है वो, शार्प कट नहीं ले रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर मैं जाकर देखूं तो हमें समझ में आ रहा है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होने का मतलब है कि उसका सर्कल बहुत छोटा बन रहा होगा और वहां पर उसका घुमाव बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत शार्प टर्न वहां पर आ रहा है। ये टर्म यूज कर रहा हूं, शार्प टर्न उसके अंदर में आ रहा है। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एक आइडिया लगना चाहिए कि क्लियर कट ये इमेज मैं आगे से बोलूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका कम है, तो आपके दिमाग के अंदर में तुरंत आना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो वहां पर घुमाव ज्यादा होगा, दिस केस। और मैं कहूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, तो आपके दिमाग के अंदर में ये केस नंबर 2 आ जाना चाहिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2। चलो, अब ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये आरसी जो है ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके दो तरीके होते हैं हमारे पास में, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वैलिड हमारे लिए सिर्फ एक ही है जो हम यूज करना चाहते हैं। एक होता है हमारे पास में मैथमेटिकल तरीका, और दूसरा हमारे पास में होता है फिजिक्स के थ्रू जाने का। मैथ्स के अंदर में आपने शायद कभी पढ़ा हो इसके बारे में, तो ये जो आरसी होता है, रटना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए आप इसको देख सकते हैं, डी एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स स्क्र, और इस पूरे का 3/2 डिवाइडेड बाई, इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं डी स्क्र वाई डबल डिफ्रेंशिएशन बाई एक्स स्क्र। और ये कब, जब हमारे पास में जो y है, यानी कि जो उसका पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट का जिस पाथ पे जा रही है, वो हमारे पास में फंक्शन ऑफ x होता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये मैथमेटिकली है, कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूले की, सिर्फ बताने के लिए कि हम मैथ से भी अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा रेडियस, ये जो आर बता रहा हूँ ना, ये वाला, इस आर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस आर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि ये जो y है जिस पाथ के थ्रू जा रहा है वो मेरे पास में फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, आप भूल जाओ। अब आते हैं फिजिक्स को लेके, फिजिक्स के अंदर में कैसे यूज करते हैं। फिजिक्स में हमें चीजें पता है कि हम एक्सेलेरेशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, या फिर वेलोसिटी जानते हैं, या फिर स्पीड जानते हैं, या फिर एक्सेलेरेशन जानते हैं, या फिर टाइम वगैरह जानते हैं। तो इन चीजों का यूज करते हुए हमें इस आरसी को कैलकुलेट करना होता है। ठीक, अब एक बात करूं मैं आप लोगों से कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर यहां पर मिस हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मान लेता हूं कि एक सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कर रही है,
पेन ड्रॉप कर दो और इसको समझने की कोशिश करो। मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मान लेते कि ये ऊपर की साइड में इसके ऊपर में वेलोसिटी लग रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ऐसे ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ पाथ है। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है तो इस पॉइंट के ऊपर में एक एक्सेलेरेशन भी लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट का, यहां पर उसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं हम। अब इस एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये ए मेरे पास में कंपोनेंट है, ए एक्सेलेरेशन है उसका। बेसिकली ये दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हमें समझ में भी आता है कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट कहां पर होगा भाई, बिल्कुल सही, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द वेलोसिटी, ये अलोंग द वेलोसिटी हो गया, और दूसरा कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं इसके सर्किल की तरफ में यानी कि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा, जो कि इसको रेडियल, हम रेडियल भी बोल सकते हैं या फिर टुवर्ड्स द सेंटर भी बोल सकते हैं, जिसको आपने ए आर के नाम से जाना था, और ये आपका था ए टेंजेंशियल। भाई मैंने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं सारी चीजें फिजिक्स के अंदर में इन तीन चीजों तक सीमित रख के बात करना चाहता हूँ। टाइम का हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन तीन चीजों के हम यूज कर सकते हैं। तो हमें समझ में आता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो सर्किल के अंदर में मूव कर रही है, तो उसके पास में दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट अगर मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो उसके दो कंपोनेंट है, एक मेरे पास में ए रेडियल है और एक उसका ए टेंजेंशियल है। मैंने सिर्फ इतना यूज किया। अब यहां से आपको समझ में आता होगा कि मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, जो यहां पर हमारे पास में पॉइंट ए है, इस पॉइंट की बात करूं, तो ए आर रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ में मूव करवाने के लिए, यानी कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो ए आर को लेके मैं एक सर्किल बना सकता हूं, ये जो ए आर था इसको लेके एक सर्किल बनाया मैंने ऐसा। तो यहां से मैं सर्किल इसका कन्वर्ट करूंगा, तो यहां मेरे पास में रेडियल जो वैल्यू है वो ए आर है। अच्छा, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है आप लोगों को समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर में हम सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कि ये पाथ आप लोग कवर कर रहे थे, जो पाथ की बात कर रहा हूँ उसी पाथ को हमने कंसिडर कर लिया है। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट पर v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की और एक्सेलेरेशन उसका इस डायरेक्शन में है, तो दो कंपोनेंट्स उस एक्सेलेरेशन के होते हैं। एक मेरे पास में अलोंग द लाइन होता है, यानी कि अलोंग द वेलोसिटी होता है, और दूसरा जो उसका कंपोनेंट आएगा वो कहां पर आता है, उसके सेंटर की तरफ में आता है। ये हमारे पास में सेंटर की तरफ में आया, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लेते हैं कि ये ए आर जो था वो 10 है, और इसका जो कंपोनेंट आएगा, चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये वैल्यू मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, 5 है, ये यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो ये जितना वेक्टर, तो यही होता है ना कि 4 तक आप उसको एक्सटेंड करो। वेक्टर फॉर्मेशन, वेक्टर आपने पढ़ा होगा ना कि 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो गया, ये 5 मैग्नीट्यूड का हो गया, उससे बढ़ा बढ़ा दिया, ये 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो गया। तो जितना ए आर है, यानी कि उसका जितना मैग्नीट्यूड है, मैं उसको वहां पर ड्रॉ करता हूँ, और उसको एक रेडियस मानकर मैं एक सर्किल को ड्रॉ कर देता हूँ। यहां से मैंने इसको रेडियस माना इसका को, और यहाँ पर हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास में सर्किल बन गया है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा इसके अंदर मैं चेंज करना चाहूंगा। मैं दरअसल यहाँ पर ना ये बात बन नहीं पा रही इसकी। चलो यहाँ तक मैं इसको मान लेता हूँ कि 4 का मेरे पास में रेडियस हो गया, क्योंकि मैं छोटा बनाना चाह रहा हूँ इसके अंदर में, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूँ कि आर्क के रूप में मान लेता हूँ, और इसको उसका रेडियस मानकर, ये रेडियस माना, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। इस पॉइंट के ऊपर में मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया, और उसके एक्सेलेरेशन जो रहेगा वो ये कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पर उसका सेंटर हमने मान लिया। ठीक है भाई, तो ए रेडियल जो है वही उसका हम क्या मानते हैं, ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी मानते हैं, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फिर उसके रेडियस की तरफ में मूव कर रहा है। और ये निकालने का तरीका हमारे पास में क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर सी। भाई जो हमारे पास में वैल्यू है वी स्क्वायर, यानी कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वी वेलोसिटी से, और कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाला मेरे पास में आर सी आ गया। तो मुझे निकालना क्या था, बेसिकली उसका आरसी निकालना था, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो मैं आरसी को लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला याद रख लो, अच्छे से इसको नोट कर लो, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको गलत कर देते हैं। रीजन बीइंग कि यहां पर मैंने प्रोवाइड किया ए परपेंडिकुलर या फिर ए रेडियल, तो ये ए परपेंडिकुलर आपको चाहिए, ना कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे आपने ओमेगा के अंदर में देखा था कि वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर लिया था हमने, वो ओमेगा को निकालने के लिए लिया था। यहां पर मैं बात कर रहा हूं उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए हमेशा आपको क्या यूज करना है, एक्सेलेरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। परपेंडिकुलर क्यों लिया हमने, क्योंकि वही है जो उसको एक सेंटर बना रहा होगा। भाई मैं इस पॉइंट को छोटा सा कंसिडर किया है, मैंने इसको जो ए आर था उसको मानते हुए मैंने एक रेडियस बना दिया, क्योंकि मुझे एक रिलेशन पता थी कि एक्सेलेरेशन और
जो वेलोसिटी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उनके अंदर में एक रिलेशन होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, हमारे पास में रिलेशन होता है। तो मैंने इस आर का यूज करना चाहा, तो ये आर मेरे पास में इस साइड में चला जाएगा और एक्सेलेरेशन यहां पर आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर के लिए ही हमारे पास में वैलिड है। तो मैंने इस ट्रिक का यूज करते हुए यहां पर इसके आरसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। तो ये आरसी तभी आप निकाल सकते हैं जब वी हमारे पास में जो स्पीड है, ये हमारे पास में क्या उसकी स्पीड है, स्पीड और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन है उसका यूज करना है अपने को, तभी आपके पास में क्या आएगी, वैल्यू आएगी। नहीं आया कोई इशू नहीं है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तब आप इजीली इसको समझ पाएंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल है और प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, और वही हमारे फेवरेट एंगल्स कौन से, 53 डिग्री पर। ठीक है भाई, अब आपको फाइंड करना है फाइंड आरसी आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद में आपको आरसी फाइंड आउट करना है, यानी कि जिस भी पॉइंट पर हमारी ऑब्जेक्ट होगी, जो भी उसका ट्रेजेक्टरी रहा होगा, जिस पोजीशन पे पहुंची होगी, वहां पर वो कितना अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बना रही होगी। अच्छा एक चीज और इसके अंदर में समझो कि मान लेता हूं मैं कोई वैल्यूज मेरे पास में आ रही होती, इस पॉइंट पर मैं उसका निकालता, एक इस पॉइंट पर मैं निकाल रहा होता और ये थोड़ा सा ऐसे घूम के आ रहा है, इस पॉइंट पर मैं उसका एक्सेलेरेशन निकाल रहा होता, जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहा होता। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर वैल्यू आई उसकी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर आई उसकी मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर आ गई, और इस पॉइंट पर आ गई 0.5 सेंटीमीटर। तो मैं इस आरसी से क्या कंक्लूड करता, जो उसका पाथ था उसे मैं क्या कैलकुलेट करता, भाई मेरे को जिस भी पॉइंट पर चाहिए मैं वो कैलकुलेशन करता हूँ, ये वाली मेरे पास में आरसी का मैं मैथमेटिक्स के थ्रू कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ से जो भी पॉइंट आ रहा है, जिस भी पोजीशन पर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं इस डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करूंगा कि वहां पर वेलोसिटी क्या है और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है। तो यहां से समझ में आएगा कि आरसी, अच्छा ये मेरे पास में 0.5 है, तो यहाँ पर जो उसका घुमाव है वो मेरे पास में क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा इसके अंदर। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो कि आरसी आपको फाइंड करना है 1 सेकंड के बाद में क्या होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे आप इसके अंदर में। चलो मैं सोल्व कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग इसको सोल्व करना। तो ये ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि हमने जो थ्रो किया है वो इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोवाइड करी है, तो कोई ना कोई एक सर्कुलर प्रोजेक्टाइल मोशन ये ऑब्जेक्ट कर रहा होगा, और हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो अलग रही होगी। ठीक है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोवाइड करी थी, जिसका वैल्यू मैंने आपको 50 मीटर पर सेकंड दिया था, तो इसका नीचे वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये कंपोनेंट आएगा मेरे पास में 30 आ जाएगा, और ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 40 आ जाएगा, जो हम पहले भी इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं एनएलएम के अंदर में कि 53 है, ये 50 है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 1 सेकंड के बाद में वी एक्स की बात करूं, क्या वी एक्स इसका चेंज होगा, जब ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के बाद में मान लेते यहां पर पहुंच गया, तो क्या इसका वी एक्स चेंज होगा, एक तो ये वी एक्स हो गया और दूसरा इसका वी वाई हो गया, इस डायरेक्शन के अंदर में मान लेते हैं। ठीक है, तो वी एक्स जो है वो तो हमारे पास में कांस्टेंट बना रहेगा, यानी उसकी वैल्यू अभी भी 30 रहेगी, तो वी एक्स आपका 30 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट आ गया। लेकिन अगर मैं वी वाई की बात करूं, तो वी वाई तो अंडर ग्रेविटी चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमें पता है कि आरसी मुझे फाइंड करना है, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पता होना चाहिए जहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इसके लिए पहले मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ी, और ये वेलोसिटी जो है वो हमारे पास में 50 तो रहेगी नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर जाएगा तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल उसका हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा। प्रोजेक्टाइल में हमने ये सीखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नो डाउट उसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो चेंज हो रहा है ना, तो वो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ वी एक्स स्क्र प्लस में वी वाई स्क्र। ये आता है भाई, ये चीज कोई नई नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जो आपने काइनेमेटिक्स के अंदर में सीखी थी वही मैं सिखा रहा हूं कि एक वेक्टर है, उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये मेरे पास में वेक्टर के कंपोनेंट है, ये वी एक्स कंपोनेंट होता है, ये वी वाई कंपोनेंट होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास में वी कोस थीटा है अगर ये वी वेक्टर है तो, और ये वैल्यू जो आती है ये हमारे पास में वी साइन थीटा होती है अगर इसको हमने थीटा कंसीडर किया। और कंप्लीट वी जो चाहिए हमें, अगर किसी एंगल पर हमने उसको भेजा है, यहां पर भी कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रहा है, तो ये एंगल जो बन रहा है इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो ये वी कोस थीटा जो है वो हमारे पास में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसका चेंज नहीं होगा, ये थीटा जो है वो उसका मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर वी वाई जो वैल्यू है वो केवल उसकी चेंज होगी, क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है।
ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसी को मैंने कन्वर्ट किया है कि v जो कंपोनेंट है वो v एक्स स्क्र प्लस में v वाई स्क्र है। और मैंने पिछले जो बात करी थी उसके अंदर में मैंने साफ साफ कहा था कि आपको v कंप्लीट वेलोसिटी क्या है उस पॉइंट के ऊपर में उसके साथ में काम करना है, लेकिन एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ में काम करना है, तब आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये v जो है वो कंप्लीट चाहिए, यानी कि v कंपोनेंट अगर वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो वहां पर उसका x कंपोनेंट भी चाहिए और उसका y कंपोनेंट भी चाहिए। और हम इसको अंडर रूट क्यों कर देते हैं, क्योंकि v स्क्वायर होता है ये, जब इसका खाली हम लेंगे तो ऊपर हमारे पास में रूट आ जाता है। सिंपल सी कहानी, अभी तक फेमिलियर हो चुके होंगे आप। तो वी वाई ये मेरे को कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू कैसे लूंगा मैं, यू वाई माइनस में जी टी, ये मैं यूज कर सकता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस में एटी वाला फॉर्मूला है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो एक्सेलेरेशन वो नीचे की साइड में लग रहा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो यू वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 40 है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में 40 थी, माइनस 10, और कितनी देर के बाद में बात कर रहा हूँ वो 1 सेकंड के बाद में, तो यहाँ पर आ गया 1, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर में उसका वी वाई भी कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था ना, मुझे तो v से मतलब था, क्योंकि आरसी के लिए मुझे कंप्लीट v चाहिए ना। और कंप्लीट v कैसे निकलेगा, जब मैं इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का स्क्वायर कर दूंगा। तो मैंने इन दोनों को क्या किया, स्क्वायर किया और रूट लिया, तो v मेरे पास में आ गया 30√2। सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर में रखा और मेरे पास में रूट 30 आ गया। यानी कि इस फॉर्मूले के लिए मैं v के लिए तो हो गया हूं कंफर्म। अब बात करता हूं ए परपेंडिकुलर को लेके। अब ए परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, अच्छे से समझना है इसको। मान लेते कि ये ऑब्जेक्ट जो था वो 1 सेकंड के बाद में इस पोजीशन पर पहुंच गया, इस पोजीशन पर पहुंचा है। इसके ऊपर में अंडर ग्रेविटी नीचे की साइड में एक्सेलेरेशन लग रहा है, जिसको हमने जी नाम दिया। और ये वेलोसिटी है मेरे पास में जो कि इस साइड में जा रही है। क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट जो है वो मेरे पास में सेम है, तो यहां पर इसका कंपोनेंट आएगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ये वाला आएगा, एक्सेलेरेशन टी बोल दो या फिर मैं क्या बोल दूं इसका। अच्छा, एक चीज और, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी के या स्पीड के। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके, जो हमने स्पीड का वेक्टर लिया है उसके, परपेंडिकुलर टू द स्पीड कंपोनेंट। ठीक है भाई। अब ये जो दोनों मेरे पास में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, तो यहां से मेरे पास में ये भी 30 वैल्यू है और ऊपर वाला भी जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो भी हमारे पास में क्या है, दोनों ही सेम आ गए हैं। तो ये 30, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से इरेज करो इसको, चलो दोबारा बना देते हैं इसको। ये यहाँ पर मेरे पास में एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ और ऑब्जेक्ट जो है किसी टाइम के ऊपर में यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर पहुंचा है तो उसके पास में वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने दी 30√2। अब इसका मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, यानी कि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी अगर आ जाए तो ये मान लो 90 डिग्री का बना रहा होगा। तो ये ए परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है, तब मैं इसका आर से निकाल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर। अब ये ए परपेंडिकुलर कैसे आएगा, अब एक्सेलेरेशन जो ऑब्जेक्ट का है वो कैसे गिर रहा है भाई, वो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, यानी कि जी के अलोंग गिर रहा है वो। और ये जो ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो कंपोनेंट है मेरे पास में यहाँ से ये बना कितना 45 डिग्री एंगल, और दूसरा जो कंपोनेंट था वो यहाँ पर था मेरे पास में 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू में मेरे पास में 30 थी और ये भी वैल्यू 30 थी, तो हमारे पास में ये आ गया जो एंगल है 45 डिग्री आ गया। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो ये जो एंगल बनेगा ये परपेंडिकुलर टू दिस बनेगा, ये भी एंगल आया हमारे पास में 45 डिग्री, तो यहाँ से आया ये एंगल 45 डिग्री। अब इस जी का इसके ऊपर में कंपोनेंट कितना है, ए परपेंडिकुलर, और ए परपेंडिकुलर की आप वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई √2। कितना आएगा ये, कैसे आएगा, जी कोस थीटा वैल्यू आ जाएगी। भाई ये क्या किया है मैंने, जो कंपोनेंट थे मेरे पास में एक 30 डिग्री ऊपर 30 ऊपर जा रहा है, 30 मेरे पास में ये आ रहा है, ये देखा ना आपने कि इधर ही 30 है और यहाँ पर भी 30 है, इसका जी नीचे लग रहा होगा। और इसके दो कंपोनेंट मैं करूं, एक वैल्यू मेरे पास में यहाँ आएगी और एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने सिर्फ इसको एक्सटेंड किया इसके एंगल कैलकुलेट करने के लिए, ये मेरे पास में 45 डिग्री बन जाएगा, ये भी 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, तो ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये मेरे पास में 45 डिग्री और इसका अपोजिट ये भी 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री होने से जी का कंपोनेंट मैंने इसके ऊपर में लिया, बस इतनी सी कहानी इसके अंदर में यूज करी है मैंने, वो रॉकेट साइंस नहीं ली इसके अंदर। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि वेलोसिटी जो थी वो आई मेरे पास में 30√2, 30√2 आ गई है। और ए परपेंडिकुलर किसका, जो वेलोसिटी हमने ली है उसका, तो यहाँ से आपका कितना आया 10 डिवाइडेड बाय √2 आया।
ये वैल्यू आपने फाइंड करी तो 10√2 आपके पास में आ गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपके पास में कितना आएगा भाई, ये इसका स्क्वायर हम यूज़ करते हैं ना, मैंने कोई गड़बड़ कर दी क्या इसके अंदर में। आ, एक 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 यहाँ पे भाई थोड़ा सा इसके अंदर में कौन से में रह गया, यहाँ पर ये वी स्क्वायर रहता है, ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वी स्क्वायर है हमारे पास, हमने पिछला जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर वी स्क्वायर यूज़ किया था, इसमें लिखना भूल गए, कोई नहीं, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 180√2 आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कंसेप्ट यही रहेगा। कंसेप्ट की इसके अंदर में क्या था, मेरे को समझ में आता है कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, दिमाग में ये आना चाहिए जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है तो मुझे उसकी वेलोसिटी उस 1 सेकंड पर पता होनी चाहिए, क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वहां का मुझे वेलोसिटी पता होना चाहिए और एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया, v² डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ा तो यहाँ से आपको vx 30 मिला, vy भी 30 मिला, तो यहाँ से समझ में आता है कि v जो कंप्लीट है वो 30√2 है, ये हमने रख लिया। फिर हमने क्या किया, ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, लेकिन ए परपेंडिकुलर किसका, जो वेलोसिटी या स्पीड हमने ली है उसके ऊपर में परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। जैसे हमने एंगुलर एक्सेलेरेशन को लेकर एंगुलर वेलोसिटी को लेकर बात करी थी कि जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो लेते हैं हम, तो इसके अंदर में वही चीज यहाँ पर चलती है। तो ये आपके पास में आएगा v² डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपल सा है, इसको मैंने कंपोनेंट को तोड़ा है, रिजोल्व किया है, बस और कुछ नहीं किया, इसके लिए तो आप फेमिलियर हो चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और ये आप खुद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक ये था जितना टॉप लेवल का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकता है। अब बच्चों वाला क्वेश्चन देता हूं जो कि आपके एग्जाम में आता है। इसमें कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 45 डिग्री पर थ्रो किया है और इसको इनिशियल वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड करी है 10√2। बताना है कि मेरे पास में आरसी जो है एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगा। आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका आंसर आएगा आपके पास में 10 मीटर, ये आपके पास में आंसर आएगा। कैलकुलेशन वही करनी है आप लोगों को कि सबसे पहले कहां पर जाएगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट के ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो अगर है तो, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा, तो आपको कैलकुलेट करना है वो, और उसको कैलकुलेट करना आप सभी को आता भी है कि ये मिलेगा या कंपोनेंट या फिर नहीं मिलेगा, वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे वैल्यूज जो अभी मैंने बताई है। इसी फॉर्मूले के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों कंपोनेंट पता लगेंगे, वहां से आप उसकी v निकाल लेंगे और v निकालने के बाद में आपको 80 निकालना है। 80 निकालने का हमारे पास में यही तरीका है, ठीक है। अब 80 को निकालने का थोड़ा सा इसके अंदर में ट्रिक आपको यूज करना पड़ेगा। हमें क्या निकालना होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा मेरे पास में, वर्टिकल कंपोनेंट इसके अंदर में नहीं आएगा क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर केवल उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेंटेन रहता है, और जी जो रहेगा वो मेरा नीचे की साइड में रहेगा। तो ये खुद ही इस वेलोसिटी के ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो आप डायरेक्टली जी की वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। हिंट मैंने दे दिया, आप सोल्व करके इसको देख लेना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे लेवल का जो टॉप मोस्ट इसके अंदर में बन सकता है, और इसके बाद में हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है वो खत्म करेंगे, फिर हम शुरुआत करेंगे अपनी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसके ऊपर में फोर्स एक्सेलेरेशन ये सारे उसके ऊपर लेके आएंगे, जो कि आपने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आते हैं, कौन है रेस्पॉन्सिबल इसको लाने के लिए, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। एक वेक्टर है v दैट इज इक्वल टू 3i प्लस में 4j, ये गिवन है वेक्टर, और एक्सेलेरेशन जो आपको प्रोवाइड है वो गिवन है i वेक्टर प्लस में 3 खाली j। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड आरसी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, आरसी फाइंड करना है, जो भी ये सिचुएशन गिवन है इसके ऊपर में, यानी कि कोई भी इंस्टेंट था एक पाथ का, उसके ऊपर में मैंने ये वैल्यूज आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर v जो है वो ये है, एक्सेलेरेशन उसका ये है, आपको आरसी फाइंड करना है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। अप्रोच वही रहेगी, थोड़ा सा इसके अंदर में हमें चेंज लाना पड़ेगा, जो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर में पढ़ी थी चीजें उन्हीं को यहाँ पर यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, जब भी आरसी आ रहा है तो आपके दिमाग के अंदर में क्या आना चाहिए, यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि मुझे समझ में आना चाहिए कि आरसी मुझे कैलकुलेट करना है, तो आरसी कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए यानी कि स्पीड का स्क्वायर होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, प्लस में उसका एक्सेलेरेशन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, किसके परपेंडिकुलर, उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो है वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कैलकुलेट करते हैं। तो मैं वेलोसिटी निकाल लूं, क्योंकि वेक्टर गिवन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम इसको, जो एक्स डायरेक्शन में उसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस में दूसरा उसका स्क्वायर
4 का स्क्वायर आ गया और इस पूरे का रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं इस फॉर्मूले में उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए v के लिए तो कंफर्म हो गया, क्योंकि मैंने दोनों कंपोनेंट्स का यूटिलाइज कर लिया, उसके x कंपोनेंट का भी और उसके y कंपोनेंट का भी, उसका यूज करते मैं उसके मैग्नीट्यूड को निकाल लिया। ठीक है भाई, अब बात फंसती है कि हम कैसे उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालें एक्सेलेरेशन का, जो कि उस वेलोसिटी के अलोंग रही हो। तो आपने काइनेमेटिक्स के अंदर में एक चीज मेरे साथ में सीखी थी कि जो भी हमारे पास में एक्सेलेरेशन होता है, यानी कि ए नेट जो होता है, ए नेट जो रहेगा वो होता है ए पैरेलल स्क्वायर प्लस में ए परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको हम सर्कुलर मोशन के अंदर में इसको क्या बोल देते हैं, ए टेंजेंशियल, और इसको बोल देते हैं ए रेडियल। ये नाम हम इसका यूज करते हैं इसके अंदर में। तो इन दोनों का स्क्वायर आप लोग के बराबर में रहता है और इस पूरे का हम रूट यूज कर लेते हैं। ये वैल्यू हमें पता है, या फिर डायरेक्टली आप इसके अंदर में बोलना चाहो तो ए नेट का स्क्वायर ए पैरेलल के स्क्वायर के बराबर में और ए परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर में रहता है। ठीक है भाई, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मैं डायरेक्टली ए परपेंडिकुलर को कैलकुलेट नहीं कर सकता इसके अंदर में, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ए पैरेलल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए नेट कहां से निकलेगा, देखो ये एक्सेलेरेशन जो प्रोवाइड है ना, देखो समझने की कोशिश करना, ये मेरे पास में एक सर्कुलर मोशन है और इस पॉइंट के ऊपर में मुझे वेलोसिटी गिवन है। मुझे नहीं पता सर्कुलर मोशन है या कोई भी मोशन मैंने रैंडमली इसके अंदर में ले लिया है। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के ऊपर में दो कंपोनेंट इसके ऊपर में लग रहे होंगे, एक उसका परपेंडिकुलर और इसके पैरेलली, यानी कि ये ए पैरेलल और ये उसके ए टेंजेंट रेडियल उसके चल रहा है, जिसको आप ए परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये जो वेक्टर आया है यहाँ पर जो मैं ए प्रोवाइड कर रहा हूं, ये ए बेसिकली इन दोनों कंपोनेंट्स का क्या है, इन दोनों कंपोनेंट्स का मिलाकर मेरे को गिवन है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ पर इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में ये, तो बेसिकली ये जो ए आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये ए नेट होता है, यानी कि फाइनल जो एक्सेलेरेशन आया वो प्रोवाइडेड होता है। ठीक, अब उसका यूज करते हुए मुझे उस वेलोसिटी के कंपोनेंट के अलोंग और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मुझे कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। नहीं आएगी बात अभी समझ में, क्योंकि काइनेमेटिक्स आप लोगों ने दोहराई नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आप लोगों को। ये देखो जो एक्सेलेरेशन है ना, इस एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट मुझे वेलोसिटी के अलोंग निकालना आता है और दूसरा जो है उसके परपेंडिकुलर निकालना होता है। तो अलोंग निकालने की मैंने ट्रिक आप लोग को वहां पर सिखाई थी। मैं अलोंग निकाल लूंगा, यानी कि मैं उसकी पैरेलल वाला कंपोनेंट निकाल लूंगा, ए नेट वाला मुझे पता है, तो मैं ए परपेंडिकुलर इजीली निकाल लूंगा। अब मुझे ए परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि भाई मेरा जो आरसी आएगा वो ए परपेंडिकुलर को यूज करता है, इसलिए मुझे इस तरीके से जाना पड़ रहा है। मैं डायरेक्टली इस ए परपेंडिकुलर को नहीं निकाल सकता। अब किसी के दिमाग में आएगा, अच्छा अभी तो आपने बताया कि कंपोनेंट आपने निकाल लिया और ये इसके अंदर में दोनों वैल्यूज प्रोवाइडेड है। भाई ये कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं पता कि इसका कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में कितना है। ये तो उसका पूरा ओवरऑल जो मेरे पास में निकल के आएगा, नेट रिजल्ट जो आता है वो आपको प्रोवाइडेड है। उस डायरेक्शन में कितना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, पैरेलल डायरेक्शन में कितना है, मैं यहां से नहीं बता सकता डायरेक्टली उसको। मुझे इस वेलोसिटी के अलोंग पता करना है, तो भाई मुझे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आनी चाहिए, काइनेमेटिक्स का यूज करना आना चाहिए। तो यहां से हमें समझ में आई कि अच्छा इस रिलेशन का मुझे ऐसे यूज करना है कि मैं ए पैरेलल कंपोनेंट निकाल लूं, यानी ए पैरेलल जो वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट निकाल लूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पैरेलल जो निकालूंगा वो भी पैरेलल उस वेलोसिटी के अलोंग होगा, तभी मैं इस फॉर्मूले के अंदर में रख के उसको वैलिडेशन कर सकता हूं। चलो सीखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मैंने वहां पर आपको सिखाया था कि ए पैरेलल आपको निकालना है, जिसके अलोंग भी निकालना है। मुझे यहां पर किसके अलोंग निकालना है, इस वेलोसिटी के अलोंग निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे वेक्टर को, यानी कि ए वेक्टर है उसको उस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिवाइड कर देता हूं उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो उसका पैरेलल कंपोनेंट निकल के आ जाता है। परपेंडिकुलर का कोई सो ट्रिक नहीं है, पैरेलल निकालो और पैरेलल से फिर आप इस अप्रोच का यूज करते हुए उसके ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट को निकाल दो। तो यहां से आपने क्या किया, ए पैरेलल निकालना चाहा, तो ए नेट की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी भाई, ए पैरेलल की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से आपके पास में ए डॉट वी करो आप लोग, तो यहाँ से ए पैरेलल की वैल्यू कितना आ रहा है भाई, एक बार कैलकुलेट करके देखो इसको। तो यहाँ से आपके पास में आएगा ए डॉट वी, यानी कि यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 3, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मेरे पास में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5। तो मेरी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आएगा, आप एक बार चेक कर लेना। कंसेप्ट यही रहेगा, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है भाई, अब मुझे क्या चाहिए, ए परपेंडिकुलर चाहिए। मुझे ए स्क्वायर पता लग गया, ए पैरेलल पता लग गया, यहां से मेरे पास में ये आ गया वैल्यू। ए नेट मुझे पता है, कैसे पता है भाई, ए यहां पर जो वैल्यू थी तो यहां से आपका ए नेट जो आएगा
वो आएगा आपके पास में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास में आया √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है। तो इसके अंदर में आप लोगों को क्या करना है अब, ए नेट के अंदर में ए नेट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस में ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको पता है, ए नेट की वैल्यू आपको पता है, तो आप ए परपेंडिकुलर निकाल लो भाई। और ए परपेंडिकुलर जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेना। ए परपेंडिकुलर आपके पास में मान लेते हैं एक्स कोई भी वैल्यू आती है, उसको आपको फाइनली अपने आरसी के अंदर में पुट डाउन करना है दैट इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। वेलोसिटी का मुझे पता लग गया है 5 है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके अंदर में यूज किया जाएगा। क्यों परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करते हैं, क्योंकि वही रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए। और ये हमने यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, उसके पाथ की उसको कर्व बनाने के लिए हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल ये ए रेडियल या फिर ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रहता है। इसीलिए इस फॉर्मूले के अंदर में ए परपेंडिकुलर यूज किया जाता है, ए नेट या ए पैरेलल यूज नहीं किया जाता है। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर में जो अप्रोच आप लोगों को सिखाई वो ये फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करवाया। इसीलिए मैंने कहा था काइनेमेटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था कि मैं जो चीजें अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इनका आगे यूटिलाइज हम करेंगे। अभी आप लोग बिल्कुल फेमिलियर थे तो आराम से एक ही बार के अंदर में आप इस चीज को समझ गए, क्योंकि मैंने इसका रिवीजन आप लोगों को ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ। तो बार बार चीजें जब आपकी आंखों से गुजरती है ना, तो चीजें जो होती है बड़ी स्मूथ होती चली जाती हैं, आप लोग को समझ में आनी चली जाती है। और जो हमारे पास में अप्रोच रहती है क्वेश्चन की, वो आपको समझ में आती है कि कैसे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में अपने फॉर्मूले को पुट डाउन करना है, चीज़ों को रटना नहीं होता है। आपके साथ में प्रॉब्लम यही होती है कि आप जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं, और जहां पर भी रटना शुरू कर देते हैं वहां से सिलेक्शन नहीं मिलते हैं। कितनी चीज़ें रट लोगे यार, फॉर्मूले रट लोगे, कितने रट लोगे, फिजिक्स के अंदर में इतने दुनिया भर के फॉर्मूलेज हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं एटलीस्ट एक अप्रोच आपको पता होगी। तो एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन आपको घुमा के देगा तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये आज की कहानी थी, और इसी के साथ में जो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है वो हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और वहां से हम फिर आगे मूव करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ में। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद में हम बात करेंगे अपने रोटेशनल सेंटर ऑफ मास को लेकर, और सेंटर ऑफ मास जब हमारा हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन को लेकर। तो देखो सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ में लिंक अप होंगे, इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी क्लास को बीच में स्किप करके मत देखो, हमेशा एक सीक्वेंस बनाकर चलो। जब तक सीक्वेंस नहीं बनाओगे तो चीज़ें जो है पजल होती चली जाएंगी। अगर मान लो आज कोई वीडियो देख रहा है ये, और उसने काइनेमेटिक्स को नहीं पढ़ा है या फिर एनएलएम को नहीं पढ़ा है, तो उसकी आधी तो चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी। तो हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में जो आपको चीज़ें प्रोवाइड हैं उसी के साथ में पढ़ो, और उसी के अलोंग चलते चलो, तो आपकी जो सोचने की पावर वो भी बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपका बदलता चला जाएगा। एक क्वेश्चन को आप मान लो 4 पेज से भरते, 4 पेज भर के आप उसको सोल्व करते हो, उसी क्वेश्चन को आप एक पेज के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो। उसी पेज को आप उस लॉन्ग मेथड से गए हैं तो 2 लाइन के अंदर में भी सोल्व कर सकते हो। ये सारे तरीके मैंने सिखाए। काइनेमेटिक्स में उसी क्वेश्चन को हमने एक लॉन्ग मेथड से किया, एनएलएम में हमने उस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया, और जब हमने वर्क एनर्जी पावर देखी तो उसको मैंने एक लाइन के अंदर में पूरा सोल्व कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हुए। तो इसी तरह से आपका सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जिंग होना चाहिए, कभी भी डाइवर्जिंग नहीं होना चाहिए कि आप शॉर्टकट से पढ़ना शुरू कर दो और फिर लॉन्ग कट की तरफ में जाओ। तो वो चीजें आप लोग को परेशान करती है, क्योंकि आपने किसी का सर पकड़ लिया, किसी का पैर पकड़ लिया, और आप कह रहे हो कि भाई मैं सारी चीजें सीख गया हूँ। वो सीखना नहीं होता है, वो तो सिर्फ टाइम पास करना होता है। आपकी हमेशा अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप ऊपर से नीचे की तरफ में आओ। हमेशा एक लॉन्ग मेथड से शुरुआत करो और शॉर्ट ट्रिक बनाते बनाते चले जाओ। तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट, लॉन्ग मेथड से ये फायदा होगा, आपको कॉन्सेप्ट का पता लग जाएगा क्या होता है, फिर आप उनका यूज करते हुए अपने स्टेप्स को कम कर सकते हैं। उस स्टेप को कम करने के बाद में आप इजीली उनके साथ में क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है। तो ऑलवेज मेक ए कन्वर्जिंग डायग्राम या कन्वर्जिंग बीम, नेवर मेक ए डाइवर्जिंग बीम। ऐसा नहीं है कि भाई अपने ज्ञान को ऐसे बढ़ा रहे हो, अपने ज्ञान को ऐसे बढ़ाओ, बड़ी चीज़ों से शुरुआत करो और छोटे शॉर्ट ट्रिक बनाते हुए चलो। क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कोई लॉन्ग कट नहीं, शॉर्टकट नहीं होता है। एक शॉर्टकट बनाने के लिए हमेशा आपको एक लॉन्ग कट के थ्रू जाना पड़ेगा, और यही ज़िंदगी की हमारी क्या है, रीत है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसके अंदर में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को लेकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।